कर रही मित्रा, ये ऐसे नहीं रखे होंगे, प्रिटेंड हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस का जो सॉल्व पेपर है उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। यह हम इसके पहले हम भाग 12 कर चुके थे और ये हमारा भाग 13 है। फ्रेंड्स, आज से सॉल्व पेपर की बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो ये सॉल्व पेपर सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, आपको हार्ड कॉपी में ही मिलेगा। और अगर आप हार्ड कॉपीज़ की लेना चाहते हैं तो आज से बुकिंग स्टार्ट हो गया है। अभी आप बुकिंग कर देंगे तो आपका कुरियर चार्ज नहीं लगेगा, अदरवाइज़ आपका जो भी 300-400 कुरियर चार्ज जो होता है वो आपका कुरियर चार्ज लग जाएगा। तो अगर आप विद इन 3 दिन के अंदर बुकिंग करते हैं तो आपका कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सॉल्व पेपर रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर हम कर लेते हैं तो हम 70 से 75% हमारी तैयारी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पढ़ना है आज। ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार, उनकी विशेषता और उनके वितरण का विस्तृत वर्णन करो। ये 15 नंबर में आया हुआ है 2018। हमने 2018 के भूगोल के 3 नंबर 6 नंबर कर चुके हैं, आज 15 नंबर वाले करेंगे। इसके पहले हमने इतिहास भी पूरा कंप्लीट कर लिया है जो 2018 का था। तो आज हम भूगोल का पढ़ेंगे। सेम जैसे ये नोट्स दिख रहे हैं इसी प्रकार का हैंड रिटन आपको मिलेगा। आपने देखा होगा मार्केट में जो सॉल्व पेपर मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं और उनको समझ में भी नहीं आता कि उनके आंसर्स को हमको कैसे लिखना है। मैंने उसी को सॉल्व करके जितने वर्ड्स में पूछा उतने वर्ड्स में कन्वर्ट करके ये सॉल्व पेपर बनाई हूँ। इस दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बहुत हमेशा बताती हूँ कि मैं हाथों से लिखती हूँ तो पेजेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण इसका चार्ज ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को प्रिंट कराते हैं तो एक पेज में 3 आंसर या 2 आंसर हो जाते हैं। मेरे तो कम से कम 5 या 4 पेज में 15 नंबर का एक आंसर होता है। तो इसी प्रकार से मेरे पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो पहला है, मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार, उनकी विशेषता और उनके वितरण का विस्तृत विवरण दो। ये मेरे मध्य प्रदेश के जो मध्य भूगोल का नोट्स है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को उगने और बढ़ने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है मिट्टी कहलाती है। मध्य प्रदेश में मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी मिट्टी हैं? जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल पीली और काली मिट्टी। ये मतलब इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में फ्रेम करना है। काली मिट्टी कौन सी होती है? मध्य प्रदेश के लगभग 48% भूभाग पर ये विस्तृत होती है। अब हम काली मिट्टी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। इसका वितरण कहाँ है? मालवा का पठार, नेमार, नर्मदा घाटी क्षेत्र। निर्माण कैसे होता है? तो लावा से होता है। इसमें लोहे के अंश ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इसका रंग काला हो जाता है। अभी हम मिट्टी के लिए चित्र बना लेंगे कि कहाँ पे जैसे जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे उत्तर में पाई जाती है, तो हमने जलोढ़ मिट्टी लिख ली चंबल क्षेत्र में। ये बुंदेलखंड में और पूर्वी कुछ क्षेत्र में, उत्तर पूर्व में मिश्रित और काली मिट्टी पाई जाती है। फिर यहाँ पे पश्चिम में निचली और काली मिट्टी पाई जाती, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व में लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है और मध्यम और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने डायग्राम में भी बता दिया है कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं काली मिट्टी की। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, इस प्रकार के चार्ट का आप यूज़ करते हैं। आंसर तो सुंदर दिखता ही है, पेज बहुत सुंदर दिखता है और हमको सामने वाले को लगता है कि हाँ इनको पूरा डाटा पता है, तो वो मार्क्स बहुत अच्छे देते हैं। सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है काली मिट्टी में। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ह्यूमस अनुपलब्ध होता है। फसल होती है कपास, गन्ना, चना और गेहूँ। साधारण काली मिट्टी में 3.5%, गहरी काली मिट्टी 7.1% और छिछली काली मिट्टी मध्य प्रदेश में 37% पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। अभी हमने पढ़ा था काली मिट्टी के बारे में। लाल पीली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं कि इसका जो वितरण है वो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार प्रदेश 37% भाग पर ये पाई जाती है। निर्माण इसका गोंडवाला सेल से ये निर्मित होती है। विशेषताएं, जल धारण की क्षमता इनमें कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की इनमें कमी होती है। चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। पीएच मान इनका 5.5 से 8.5 के बीच होता है। फसल ज्वार, बाजरा और चावल होती है। जलोढ़ मिट्टी प्रदेश के 3% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। मध्य भारत के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र हैं। इनका जो निर्माण होता है नदियों द्वारा बहाकर लाई मिट्टी से होता है। इनकी प्रकृति उदासीन होती है। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इनमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है।
मिश्रित मिट्टी के बारे में पढ़े तो मिश्रित मिट्टी देखिए फ्रेंड, मैंने एक एक जो लिखती भी हूँ ना उसको भी मैं पॉइंट में लिख देती हूँ इस प्रकार से। इससे क्या होता है लिखने में हमारा जो आंसर जब हम याद करते हैं एग्ज़ाम टाइम में, या आपने जब जो अभी मेंस दिए हों आप, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम टाइम में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं हमारे पास छुट्टी तो रहता नहीं है एक भी दिन का, अब हमें उसी समय रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन के लिए हमारे पास ऐसे नोट्स होना चाहिए कि हमारे उस समय एक बार में पढ़े और हमारे माइंड में वो सेटअप हो जाए। वितरण इसका बुंदेलखंड में निर्माण लाल पीली काली मिट्टी के सम्मिश्रण का ये परिणाम है। उपजाऊ क्षमता इसकी कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की इसमें अल्पता होती है। इसके बाद है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का जो वितरण है मध्य भारत के पठार के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। निर्माण नदियों के बाढ़ के जल से बहाकर लाए हुए पदार्थ से बनता है। विशेषता इसकी अधिक उपजाऊ होता है, ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है। इसकी मुख्य फसल है सरसों और गेहूँ। अतः प्रदेश की मिट्टी के विभाजन की विविधता और विस्तार का कृषि, वन और प्राकृतिक संसाधनों के विकास में सकारात्मक रूप से उपयोग कर हम प्रदेश के विकास को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इंट्रो लिखा, ऊपर मिट्टी क्या होती है, मिट्टी क्या होती है ये लिखा, मिट्टी को कितने भागों में बांटा ये लिखा, फिर मध्य प्रदेश की जितनी मिट्टियाँ हैं उनके बारे में लिखा, फिर मिट्टी को हमने मैप द्वारा ये बता दिया है कि कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। फिर काली मिट्टी को पूरा हमने डायग्राम द्वारा बताया। इस प्रकार से हमने करीब 4 पेज का ये अपना आंसर कंप्लीट किया। चूँकि ये 15 नंबर में आता है तो हमको इतना ही लिखना पड़ेगा। अगर सिलेबस की जो 2020 का जो सिलेबस आ रहा है नया चेंज हुआ है उसमें जो डिफरेंसेस हुए हैं लिखने के तरीके के, अब वो तो कोई कंफर्म नहीं हुआ है। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म होगा कि सिलेबस वही रहेगा कि नहीं। लेकिन अगर नया होता है, नया पैटर्न होता है तो जो 11 नंबर में आप इसमें तो थोड़े थोड़े पॉइंट कम कर दीजिएगा। इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि इतने वर्ड्स में लिखना है, तो आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपका वही आंसर लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र को बताओ। ये मेरे मध्य प्रदेश के भूगोल में कवर किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र ये भी 15 नंबर में आया है। तो कृषि विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा पूरा पैकेज लेते हैं तो आपको 1 से 6 पेपर तक सभी नोट्स मिल जाएगा। जो हमारा पेपर 6 है निबंध का है उसकी प्राइस 500 रुपये है। उसमें आपको जो निबंध है हर वीक आपको एक निबंध मिलेगा जिसमें 2021 के मेंस तक के लिए रहेगा। 2021 के मेंस, 2020 के मेंस के जो भी टॉपिक रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो निबंध रहेंगे वो आपको इस ग्रुप में दिए जाएंगे। तो कृषि विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है छत्तीसगढ़ मैदानी प्रक्षेत्र, बालाघाट में है। ये धान प्रक्षेत्र है। तापमान 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस, 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मिट्टी का प्रकार लाल और पीला है। फसल आम, चीकू, जामुन और नींबू, केला है। इस प्रकार से हम इसको फ्रेम कर देंगे। दूसरा देखेंगे छत्तीसगढ़ मैदानी प्रक्षेत्र के बाद दूसरा है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र, शहडोल, मंडला आदि आसपास के क्षेत्र में रहता है। धान प्रक्षेत्र है। ये लाल काली पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तापमान 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर रहता है। 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है और 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ वर्षा कर लीजिएगा, वर्षा को हम मिलीमीटर में बताते हैं। लीची, कटहल, काफ़ी, हल्दी यहाँ की फसल होती है। नेक्स्ट है कैमूर पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। ये रीवा, सतना, पन्ना, कटनी का क्षेत्र है। गेहूँ धान प्रक्षेत्र है। ये 0 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रहता है और 1000 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मध्यम काली लाल मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। आम, जामुन, नींबू, कटहल, आंवला, मिर्च यहाँ की प्रमुख फसल हैं। ये हम बता देंगे कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं। ये मालवा का पठार, ग्रिड प्रक्षेत्र, बुंदेलखंड, विंध्य पर्वत, कैमूर का पठार, छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, झाबुआ पहाड़ी मैदान या निमाड़ मैदान है। ये मध्य नर्मदा घाटी और ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। इस प्रकार से हम इसको मैप में लोकेट कर लेंगे। फिर हमारा चौथा विंध्य पठार क्षेत्र। विंध्य पठार क्षेत्र का कहाँ पे क्षेत्र है? भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा। ये गेहूँ प्रक्षेत्र है। 0 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रहता है। 1200 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मिट्टी मध्यम काली और गहरी काली है। खट्टे नींबू, अनार, आम, चीकू, धनिया यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो जिला नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन और बुधनी ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है। यहाँ पे फसल जो है यहाँ पे मेनली गेहूँ है।
तापमान 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस। वर्षा होती है यहाँ 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर और मिट्टी गहरी काली है मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र की। फिर ग्रिड प्रदेश, ग्रिड प्रदेश में जो चंबल क्षेत्र होते हैं वो ग्रिड प्रदेश कहलाते हैं, जैसे कि भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर। गेहूँ ज्वार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको गेहूँ ज्वार प्रक्षेत्र भी बोलते हैं। तापमान इनका बहुत कम होता है, 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। हल्की चिकनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड प्रक्षेत्र। तो बुंदेलखंड में छतरपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी आता है। गेहूँ ज्वार प्रक्षेत्र है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। 800 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मिश्रित लाल मध्यम काली मिट्टी, संतरा, मौसम्बी, खट्टे नींबू, आंवला आम यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा प्रक्षेत्र। सतपुड़ा प्रक्षेत्र में आता है बैतूल, छिंदवाड़ा। गेहूँ ज्वार प्रक्षेत्र ये कहलाता है। 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। चिकनी काली गहरी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। संतरा, कपास, आम, नींबू यहाँ की फसलें हैं। मालवा का पठार क्षेत्र है। नेक्स्ट मालवा के पठार क्षेत्र में क्या किया जाएगा? रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, कपास ज्वार क्षेत्र। ये 2018 के साथ साथ प्रीवियस और भी पेपर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संतरा, मौसम्बी यहाँ फसलें। 800 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। निमाड़ का मैदानी क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, धार, कपास ज्वार प्रक्षेत्र। 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान। आम, केले, अंगूर यहाँ पाए जाते हैं। मध्यम काली मिट्टी प्रमुख रूप से यहाँ पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट झाबुआ का पर्वतीय क्षेत्र। झाबुआ के पर्वतीय क्षेत्र मतलब झाबुआ धार क्षेत्र में कपास ज्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान होता है। 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। सीताफल, अनार, शहद, लहसुन यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया कि मध्य प्रदेश के जितने भी जलवायु प्रक्षेत्र हैं उनका कृषि जलवायु प्रक्षेत्र हैं उनका वर्णन करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स ये 2018 में आया हुआ 15 नंबर का क्वेश्चन। हम 2018 का ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं पूरा। और मैं एक बार फिर बता देती हूँ, अगर आप बीच से देख रहे हैं कि इसकी बुकिंग चालू हो गई है। अगर आप बुकिंग अमाउंट है इसका, ये आपको 1500 रुपये में आपके घर तक पहुँचेगा। अगर आप विदिन 3 दिन इसका ऑर्डर कर देते हैं, बाद में इसका चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रबंधन से क्या आशय है? जल संग्रहण प्रबंधन की विधियां और उसके उपयोग लिखो। तो जल का अनुकूलतम उपयोग और विभिन्न जल स्रोतों के दक्षतापूर्वक प्रयोग की क्रियाविधि जल प्रबंधन कहलाती है। क्या? जल का अनुकूलतम प्रयोग करना और उसकी जल स्रोतों के दक्षता से उपयोग की जो विधि होती है वो जल प्रबंधन कहलाती है। जल प्रबंधन के प्रमुख कारक कौन से होते हैं? असिंचित क्षेत्र में जल प्रवाह का नियंत्रण, जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल की कुशल निकास प्रणाली, सिंचित क्षेत्रों में उचित सिंचाई व्यवस्था। क्या क्या होते हैं? असिंचित क्षेत्र में जल प्रवाह का नियंत्रण, जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल की कुशल निकास प्रणाली, सिंचित क्षेत्रों में उचित सिंचाई व्यवस्था। जल संग्रहण प्रबंधन के तरीके कौन से हैं? नंबर 1, वर्षा जल को संचित करना। वर्षा के जल को उचित तरीके से हम संचित करके जल संरक्षण करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली से हम एक टैंक बना लेते हैं और उसमें वर्षा का जल जो है इकट्ठा कर लेते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसका यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है समुच्चय वेदिका बंध कृषि। तो ढलानी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में ढलान के कारण जल तीव्र गति से बह जाता है। जल के संरक्षण के लिए मेड़बंदी तथा घाटियाँ निर्मित जल का उचित तरीके से भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कुशल सिंचाई विधियों को अपनाना। तो कुशल सिंचाई विधि जैसे कि दक्षतापूर्ण सिंचाई विधि, छिड़काव विधि, क्यारी विधि, ड्रोड़ी विधि, इस प्रकार की विधियों को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना। तो यह एक व्यापक गतिविधि है। एक नदी के अतिरिक्त जल को दूसरी नदी में कैनाल वन माध्यम से प्रवाहित करते हैं। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अमृत क्रांति के माध्यम से नदी जोड़ो परियोजना का संचालन किया जा रहा है। नदी जोड़ो। नेक्स्ट है पलवार कृषि को अपनाना। सामान्यतः खाली पड़ी ज़मीन पर उच्च ताप के कारण जल का वाष्पन अधिक हो जाता है। खाली पड़ी ज़मीन है, धूप आ रही है तो जल है वो सूख जाता है और ऊपर चला जाता है, हवा में उड़ जाता है। फसल विश्राम काल में खाली पड़ी ज़मीन पर भूसे या घास बिछाना मल्चिंग कहलाता है। उसको ही हम पलवार कृषि बोलते हैं। खेतों की उचित जुताई करना। तो भूमि की गहराई पर तक जुताई करने से इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? टूट जाती हैं। जब हम ज़्यादा भूमि को गहराई तक करते हैं
इससे भूजल वाष्प के रूप में बाहर नहीं हो पाता है और ज़मीन में उचित जल संग्रहण बना रहता है। इस प्रकार से फ्रेंड हमने ये जल संग्रहण की पूरी विधियाँ पढ़ी। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज 15 नंबर के तीन प्रश्न और रह गए हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो अपनी बुकिंग कर दीजिए आज में, और बुकिंग करके आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा और आपकी बुकिंग जो है आपके घर पे। अब ये मत सोचिए कुरियर सेवा चालू नहीं है, लॉकडाउन है। मेरे डेली 4 से 5 पैकेज जाते हैं, कुरियर सेवा चालू है और 4 से 5 दिन में गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता है। तो आप भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस मैं बना ही रही हूँ, आप वीडियो से भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।